हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। तो ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है और आपको बताना है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 विल फॉर्म SO3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिएक्शन है आपकी रिवर्स हुई है और आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन, अगर ये मेरे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड करते हैं तो दिस इज योर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि के डैश जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1/k और के की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 0.18। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/0.18। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.55। तो 5.55 इसकी वैल्यू आ गई। बड़ा आसान सा इक्वेशन था, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द KSP ऑफ CuS Ag2S HgS इज this and this 10 raised power minus 31, 10 raised power minus 44 and 10 raised power minus 54। what is the order of the solubility of these sulfides? तो चलिए एक एक करके करते हैं, solubility हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है अगर CuS है तो CuS अगर डिकम्पोज होगा तो ये फॉर्म करेगा Cu2 प्लस प्लस S2 माइनस आयन, करेक्ट। अगर हम सॉलिबिलिटी जो है कॉपर की, जो कॉपर सल्फाइड की है, इसकी सॉलिबिलिटी को अगर मान लेते हैं S1, लेट द सॉलिबिलिटी बी S1। तो कंसंट्रेशन, क्योंकि जितनी सॉलिबिलिटी होगी उतना ही कंसंट्रेशन Cu2 प्लस आयन का होगा, यानी कि इसकी भी सॉलिबिलिटी हो जाएगी S1 और इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो भी होगा S1। तो हम कह सकते हैं जो KSP होता है, KSP की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से KSP की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है दैट इज 10 रेज़्ड पावर माइनस 31 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस दैट इज S1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन दैट इज S1। दोनों S1 है तो आप यहाँ से कह सकते हो S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 31 और यहाँ से S1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज़्ड पावर माइनस 31। अब 10 रेज़्ड पावर माइनस 31 का स्क्वायर रूट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 16। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं सॉलिबिलिटी Ag2S के लिए, सिल्वर सल्फाइड के लिए। तो आपको पता है अगर Ag2S को हम डिसॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म करेगा 2Ag प्लस आयन प्लस सल्फाइड आयन। अगर इसकी सॉलिबिलिटी को हम S2 मान लें तो Ag2S का एक पार्टिकल ये दो पार्टिकल फॉर्म करेगा, यानी कि हो जाएगा 2S2 और यहाँ पे हो जाएगा S2, क्योंकि एक पार्टिकल दो Ag प्लस आयन फॉर्म कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए, Ag2S का एक पार्टिकल दो Ag प्लस आयन फॉर्म करेगा। तो इसीलिए अगर सॉलिबिलिटी S2 है तो S2 पार्टिकल इसके 2S2 पार्टिकल्स ऑफ Ag प्लस आयन फॉर्म करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है और सल्फाइड सेम रहेंगे दैट इज S2। नाउ अब जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, अगेन यहाँ पे हम यही यूज करेंगे KSP इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag2 प्लस रेस्ट पावर 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन का, इसकी पावर तो 1 ही रहेगी। KSP की जो वैल्यू है, KSP की वैल्यू है 10 रेस्ट पावर माइनस 44 और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी जो वैल्यू है दैट इज ये हो जाएगी 2s2 का होल स्क्वायर इंटू एस सल्फाइड आयन जो है इसकी है S2, तो S2 1 ही रहेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो S2 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 4s2 का क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 44 और यहाँ पर से जो वैल्यू होती है S2 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 44 डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़्ड पावर 1/3। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.35 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 15। और अब हम लास्ट कैलकुलेशन करते हैं दैट इज फॉर HgS। तो आपको पता है HgS को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म करेगा Hg2 प्लस आयन प्लस सल्फाइड आयन। अगर इसकी सॉलिबिलिटी को भी हम S मान लेते हैं
तो या S3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन होगा ये भी S3 हो जाएगा, ये भी S3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके लिए जो KSP की जो वैल्यू होगी दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। और अब हम यहाँ से KSP की वैल्यू पुट करते हैं। इसके लिए जो KSP की वैल्यू दी है दैट इज 10⁻⁻44, 10⁻⁻54 इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Hg यानी कि S3 इंटू S3, ये हो जाएगा S3 का स्क्वायर, तो S3 हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻54। तो S3 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻27। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो S3 की वैल्यू ये है, S2 की वैल्यू ये है और S1 की वैल्यू, यानी कि सॉलिबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड ये दे रखी है आपको, सिल्वर सल्फाइड की सॉलिबिलिटी और HGS की सॉलिबिलिटी तीनों आपको पता चल गई। तो यहाँ पे आप सॉलिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो Hg2S इज मोर सॉल्युबल देन CuS, एंड सबसे कम जो सॉलिबिलिटी है दैट इज HGS। तो Ag2S की सबसे ज्यादा है, फिर CuS की, और सबसे कम सॉलिबिलिटी है HGS की। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP फॉर सिल्वर क्लोराइड इज 1.8 इंटू 10⁻⁻10। What is the solubility of Ag2O in 0.01 molar HgCl in mole per liter? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको KSP दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड के लिए। तो लेट अस से लेट solubility of Ag2O, इसको हम मान लेते हैं BS, इसको हम मान लेते हैं S है इसकी सॉलिबिलिटी। तो जब आप Ag2O को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब हम Ag2O को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस H2O वाटर में डिसॉल्व होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Ag प्लस आयन सिल्वर आयंस, प्लस साथ में बनाएगा 2OH माइनस आयंस। तो ये हो गया आपका सॉलिबिलिटी, इस तरीके से वो डिसॉल्व होगा। अब अगर सॉलिबिलिटी S है, तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि एक पार्टिकल जो है Ag2O का वो 2 Ag2 प्लस आयन बना रहा है, यानी कि Ag2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2S हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको सिल्वर क्लोराइड की सॉलिबिलिटी का पता करना है, सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2O पता करना है कि कितने डिसॉल्व होंगे, किसमें, इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे HCl के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। तो HCl को जब आप डिसॉल्व करोगे, अब HCl जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और फॉर्म करेगा H प्लस और Cl माइनस आयन। तो अगर हम 0.01 मोल ले लेते हैं, 0.01 मोलर HCl ले लेते हैं, तो ये डिसोसिएट होके कितना फॉर्म करेगा, ये 0.01 ही H प्लस आयन फॉर्म करेगा और 0.01 मोलर ही Cl माइनस आयन फॉर्म करेगा। और अब हम KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl का KSP क्या हो जाता है, तो AgCl के लिए आपको KSP दिया हुआ था, आपको पता है जब AgCl को हम डिसोसिएट करते हैं, AgCl डिसॉल्व होगा तो Ag प्लस और Cl माइनस आयन फॉर्म करेगा, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब KSP की वैल्यू हमें दी है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू, हमको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस यानी कि 2S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस कहाँ से आया, Cl माइनस आयन आया HCl से, दैट इज 0.01, और यहाँ से आप इजीली S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1.8 इंटू 10⁻⁻5, -5 नहीं -10 है यहाँ पे, इसको चेक कर लीजिएगा, 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.01। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻9 मोलर, तो मोल पर लीटर। तो सॉलिबिलिटी जो होगी वो होगी 9 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN, CH3COOH एंड HF, ये आपको दिया हुआ है, ये है 7.2 इंटू 10⁻⁻10, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड 6.7 इंटू 10⁻⁻4। अब आपको बताना है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि क्योंकि ये एसिड्स हैं तो Ka की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा होगी
वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे कम कौन होगा, जिसके लिए सबसे कम है, यानी कि 7.2 इंटू 10⁻⁻10, वो किसके लिए है, HCN के लिए। तो HCN के लिए सबसे कम होगा। देन CH3COOH, और सबसे ज्यादा वैल्यू Ka की किसकी दी है, दैट इज HCF। तो उसके बाद आएगी HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। तो इस तरीके से आप इनको सीधे सीधे अरेंज कर लेंगे, यहाँ पे हमको कुछ भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसके लिए Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर दिस 17.7 into 10⁻⁻5 and 1.77 into 10⁻⁻5, which is which acid is stronger and how many times if the इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ टू आर टेकन। तो हमको ये बताना है कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो क्योंकि अगर हमको इक्विमोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो लेट हम मान लेते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों का क्या मान लेते हैं, ऑफ बोथ बी सी, उसको हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा 1 मान लेते हैं। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, शायद आपको ये फॉर्मूला पता होगा, Ka1/C। और अल्फा 2 की जो वैल्यू होगी, अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Ka2/C, करेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। तो अगर हम बात करें अल्फा 1/अल्फा 2 की, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा दैट इज इक्वल टू सी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Ka1/Ka2। अब Ka1 की वैल्यू दी हुई है, वो है 1.17.7 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय Ka2 की भी वैल्यू हमको दी है, वो है 1.77 इंटू 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। तो अल्फा 1/अल्फा 2 इज इक्वल टू, इधर रखा स्क्वायर रूट ऑफ 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 होता है 3.16। नाउ आपको पता है जो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, करेक्ट, तो ये फॉर्म करता है HCOO माइनस प्लस H प्लस आयन, करेक्ट। तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। तो इक्विलिब्रियम पे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C था तो C माइनस सी अल्फा हो जाएगा। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा C अल्फा होगा, और इसका भी कंसंट्रेशन C अल्फा होगा। उसी तरीके से CH3COOH, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन भी अगर C था, क्योंकि दोनों का C है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपको पता है अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 1 था तो C अल्फा 1 हो जाएगा। तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C था, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा 2, और ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COO माइनस एसिटेट आयन और H प्लस आयन। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C अल्फा 2 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। क्यों, क्योंकि C अल्फा 2 जो कंसंट्रेशन है वो डिसोसिएट हो जाएगा, और वो उतने ही H प्लस आयन फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन HCOOH, क्योंकि देखिए आपको पूछा है कि कितने टाइम एसिडिक है, तो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे, डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन दूसरा जो आपके पास एसिड है, यानी कि CH3COOH, और वो कितना है, दैट इज इक्वल टू C अल्फा 1/C अल्फा 2, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे पता है H प्लस आयन का HCOOH में कितना है, C अल्फा 1, और CH3COOH में कितना है, C अल्फा 2। तो C कैंसिल हो गया, और अल्फा 1/अल्फा 2 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 3.16। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि concentration of H plus ion, concentration of H plus ion in HCOOH is equal to 3.16 time of concentration of H plus ion in CH3COOH। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, और वो भी कितना, 3.16 टाइम्स एसिडिक, 3.16 times acidic as compared to
CH3COOH। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इक्वल टू 6.8 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस। तो आपको पता है कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो Ka किसी भी Ka इंटू Kb की जो वैल्यू होगी है किसी भी एसिड और उसके कंजुगेट बेस की जो वैल्यू होती है उसके Ka और Kb का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू Kw। तो इसका आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पे Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kw डिवाइडेड बाय Ka। और Kw क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय Ka की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है दैट इज 6.8 इंटू 10⁻⁴। और यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻11। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द पीएच ऑफ N/1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। तो हमको क्या पता करना है, N/1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/1000 है। तो यानी कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए NaOH को हम डिसॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म करता है Na प्लस इंटू प्लस OH माइनस आयन। अब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं बात करूं इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1/1000, यानी कि आप कह सकते हो 0.001। इसका तो खैर कुछ भी नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि जो NaOH है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन NaOH का 0 हो जाएगा क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस। तो कितने Na प्लस आयन फॉर्म करेगा, 0.001 ही करेगा, और OH माइनस आयन भी 0.001 ही करेगा। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे मुझे क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मिल गया। तो मुझे मिल गया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 0.001 नॉर्मल, करेक्ट। और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे पीएच पता करना है। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चाहिए होगा, दैट विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। यहाँ से आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट कर सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो जाता है, KW की वैल्यू आपको दी है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय KW को हमने डिवाइड किया है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन है 0.001 यानी कि 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻11। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच की वैल्यू होती है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसीलिए मुझे H प्लस आयन की जरूरत थी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है 10⁻⁻11, तो पीएच की जो वैल्यू होगी दैट इज 11। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, और Ka फॉर एसिटिक एसिड दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि CH3COOH का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, ये फॉर्म करेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन। इसको मैं डिटेल में समझा सकता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन CH3COH का कितना है 0.01, और इसका कितना है इनिशियल कंसंट्रेशन वो नहीं पता। लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेट अस से हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा, कितना अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.01 माइनस, क्योंकि अल्फा है तो अल्फा टाइम्स हो जाएगा उसका, यानी कि माइनस 0.01 अल्फा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। और 0.01 अल्फा माइनस क्यों किया, क्योंकि इतना वो डिसोसिएट हो चुका है। तो अगर इतना डिसोसिएट हो चुका है तो CH3CO माइनस आयन के उतने ही आयंस बनेंगे, यानी कि 0.01 अल्फा।
और ये भी हो जाएगा 0.01 अल्फा। अब हमको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ के ए कितना दिया है हमको, के ए की वैल्यू दी है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.01। तो के ए की जो वैल्यू आती है यहाँ से दैट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻²। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि हमको क्या निकालना है, पीएच पता करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज सी अल्फा, और सी कितना है 0.01 इंटू अल्फा। अल्फा हमको दिया है 4.2 इंटू 10⁻²। तो ये आप कह सकते हो दैट इज 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल गया। और अब पीएच निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आपको दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल गया पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। पीएच आ रहा है आपका 3.37। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, देखिए कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NH3। तो देखिए NH3 के लिए भी सेम चीज होती है कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मान लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अल्फा, अल्फा ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो जो NH3 होगा, NH3 आपको पता है वाटर में डिजोल्व होके क्या बनाता है, ये बनाएगा आपका अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। तो सेम काम करेंगे हम यहाँ पे भी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या है, C, यानी कि 0.1। तो यहाँ पे सीधा 0.1 लिख लेते हैं, और इसका तो खैर 0 होगा। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, देन इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगा दैट इज 0.01 माइनस 0.01 अल्फा। तो 0.01 नहीं, यहाँ पे 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 माइनस 0.1 अल्फा लिख लेता हूँ मैं। तो NH4 प्लस आयन भी कितने बनेंगे 0.1 अल्फा, और OH माइनस आयन भी बनेंगे 0.1 अल्फा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं हम कि हमको क्या पता करना है, कि अल्फा पता करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम होगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन। तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज के बी की वैल्यू हमें दी हुई ऑलरेडी, सेम है 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस समय कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, तो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.1, 1.34 इंटू 10⁻⁻²। और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि H प्लस का तो पता नहीं चल पाएगा, तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पता करना होगा। और वो ये दिया हुआ है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन हमको दिया हुआ है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, वो है 0.1 अल्फा, यानी कि 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू सीधा लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 1.34 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ रहा है 1.34 इंटू 10⁻⁻3। अब हम एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से KW से डिवाइड कर देते हैं, तो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1.34 इंटू 10⁻⁻3 ये हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो आ रही है लगभग 7.6 इंटू 10⁻⁻12। और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, पीएच। तो पीएच मिल जाएगा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 7.6 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 11.19। तो दिस इज योर पीएच। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 4 एंड pH 10 आर मिक्स्ड, कैलकुलेट द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने दो वॉल्यूम्स ऐड किए हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशंस ऐड किए हैं,
और वहां पर जो इक्वल वॉल्यूम ऐड किए हैं, एक का पीएच 4 है और दूसरे का पीएच 10 है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, देखिए पहला जो सॉल्यूशन है पीएच उसका 4 है, यानी कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है, वो 10 है, यानी कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन जो है वो जब मिलेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस वन जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देख लेते हैं। तो आपको पता है पीएच जो है इन सॉल्यूशन वन, तो जो सॉल्यूशन वन है उसमें पीएच कितना दिया हुआ है 4, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 4। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4। और एंटी लॉग ऑफ -4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। सिमिलरली दूसरे केस में देखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 में, कि सॉल्यूशन 2 में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन 2 में पीएच कितना दिया हुआ है, इसका पीएच दिया हुआ है 10, यानी कि इस केस में नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी लॉग ऑफ -10। तो एंटी लॉग ऑफ -10, क्योंकि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 10 हो जाएगा और लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग किसका लेंगे, -10 का। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ रहा है 10⁻⁻10। तो क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ले लेते हैं, दैट इज 10⁻⁻14, यानी कि Kw डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि ये आ रहा है 10⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻10, ये आ रहा है 10⁻4। अब हम एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट x मोल पर लीटर ऑफ H प्लस आयंस आर न्यूट्रलाइज। वो X जो कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रलाइज्ड हुआ है, तो उससे क्या होगा, देखो तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन न्यूट्रलाइज होके क्या फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे। अब इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो इनिशियल कंसंट्रेशन है तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इक्वल इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे दोनों के, तो जो कंसंट्रेशन है दोनों का हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, तो हो जाएगा 10⁻⁻4/2 और ये भी हो जाएगा 10⁻⁻4/2, करेक्ट। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम पे देखें तो मान लेते हैं x हो रहा है, तो यानी कि 10⁻⁴/2 माइनस x बच जाएगा, और ये भी हो जाएगा 10⁻⁴/2 माइनस x। इस 10⁻⁴/2 माइनस x को मैं ले लेता हूँ y। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴। मैंने कहा इसको मैं y ले लेता हूँ, तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी y है, ये भी OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी y है, इक्वल टू 10⁻⁴। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴, यानी कि 14। तो यानी कि y इक्वल टू आप कह सकते हो 7। तो pH कितना आ रहा है, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻7, जिसकी वैल्यू आ रही है 7। तो pH आएगा इसका 7, यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और सॉल्यूशन का pH आएगा 7। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.02 gram of NaOH in 50 ml has been prepared. What is its pH and pOH? pH और pOH दोनों हमको कैलकुलेट करने, तो एक काम करते हैं pOH कैलकुलेट कर सकते हैं पहले ही, क्योंकि आपको पता है जो NaOH है वो डिजोल्व होके क्या फॉर्म करता है, वो डिजोल्व होके फॉर्म करता है Na प्लस और OH माइनस आयन। अब आपको एक चीज पता है कि जितना NaOH का कंसंट्रेशन होगा उतने ही OH माइनस आयंस फॉर्म होंगे। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ NaOH का जो है कंसंट्रेशन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH का कैलकुलेट कर सकते हो 23 16 प्लस 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 मैं यहीं पे कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 40 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना है लीटर में, 50/1000। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 1/20 एंड 0.2,
तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.01 आपकी वैल्यू आ गई। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मुझे मिल गया, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, दैट इज 0.01। तो POH मैं यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। जैसे पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस H प्लस आयन होता है, वैसे POH आयन भी कंसंट्रेशन क्योंकि मुझे पता है तो ये हो जाएगा 0.01। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², यानी कि POH की वैल्यू आ गई 2। और अब हमको कैलकुलेट करना है पीएच। तो पीएच प्लस पीओएच आपको पता है इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 14। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। तो पीएच की वैल्यू हम लिख सकते हैं 14 माइनस 2, यानी कि ये आ गई 12। तो पीएच और पीओएच हमने दोनों इजीली कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a reaction mixture containing N2 at 0.5 atm and H2 at 3 atm and NH2 at 0.50 atm is heated to 450 degrees Celsius. In which direction the reaction will go if Kp equal to 4.28? तो रिएक्शन जो है ये है, रिएक्शन हमें दी हुई है दैट इज N2 प्लस 3H2, सब गैसेज हैं यहाँ पे, और ये फॉर्म करता है 2NH3। तो यहाँ पर हम Q कैलकुलेट करेंगे, तो QP जो हो जाएगा, QP इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, तो क्यूब हो जाएगा। तो QP की जो वैल्यू आती है, यानी कि जो आपका रिएक्शन कोशिएंट होता है उसकी वैल्यू अमोनिया के लिए आपको दिया हुआ है दैट इज 0.5। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए वैल्यू दी है, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू दी है अगेन 0.5, तो डिवाइडेड बाय 0.5 इनटू हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दी है 3, तो 3 का क्यूब। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 27 ये हो जाएगा। तो इसके लिए जो वैल्यू आ रही दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.018। नाउ ये जो वैल्यू आ रही है 0.018 QP की वैल्यू है। अब नाउ QP इज वेरी ग्रेट, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू KP। QP की वैल्यू क्या है, KP से ज्यादा है, और आपको पता है QP की वैल्यू इन दी एंड KP के बराबर होनी है, कम होनी है। यानी कि कम कब होगा, कम होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर QP की वैल्यू मैंने आपको बताया था, अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा होती है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप ये आंसर्स में भी लिख दोगे कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज QP इज स्मॉलर ग्रेटर देन KP। अगर कम होता तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता, और अगर इक्वल होता तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर व्हाट प्रेशर मस्ट an equimolar mixture of PCl3 and Cl2 be placed at 250 degree Celsius in order to obtain PCl5 at 1 atm? तो PCl5 मुझे 1 atm चाहिए, तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो PCl3 और PCl5 या Cl2, क्योंकि Cl2 को रिएक्ट करेंगे तो ही PCl5 मिलेगा, तो हमको चाहिए इनको रिएक्ट करके PCl5। तो हम सीधा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मान लेते हैं, इनका मान लेते हैं PCl3 का P है और Cl2 का भी P है, और PCl5 कितने प्रेशर पे चाहिए, 1 atm पे चाहिए, 1 atm पे चाहिए। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे Kp दिया हुआ है, तो Kp इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, Kp जो है वो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के लिए दे रखा है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन के लिए दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे जो हम Kp लिखेंगे वो उसका रिवर्स लिखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे 1/1.78। इसका भी ध्यान देना है कि Kp कौन सी रिएक्शन के लिए दे रखा है, Kp इस रिएक्शन के लिए नहीं दिया है, Kp इसकी रिवर्स रिएक्शन के लिए दिया है, तो Kp की वैल्यू रेसिप्रोकल करके हमको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये दिया हुआ आपको 1 और ये दिया हुआ आपको P इंटू पी, यानी कि P का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से P स्क्वायर इज इक्वल टू 1.78, तो P इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1.33 atm। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर तो मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियली, क्योंकि देखिए आपको पता है इनिशियली क्या हुआ है, PCl3 और P जो Cl2 है, PCl3 और Cl2 इन दोनों ने मिलके बनाया है
PCl5। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली क्योंकि वो 1 atm प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो मान लेते हैं अगर क्योंकि 1 atm प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो इक्विलिब्रियम पे कितना है, इक्विलिब्रियम जो प्रेशर है वो है P, यानी कि 1.33, इसका भी है 1.33 और इसका है 1। अब क्योंकि इसका 1 मोल जो है, इसका 1 मोल कैलकुलेट 1 मोल बनाता है, इसका मतलब इसका प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ होगा 1 पॉइंट, क्योंकि 1 मोल बना रहा है तो इसका मतलब इसका प्रेशर, जितना इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है उतना ही इसका प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा। यानी कि इसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर कितना रहा होगा, इनिशियल प्रेशर रहा होगा 1.33 प्लस 1, और इसका भी इनिशियल प्रेशर कितना रहा होगा 1.33 प्लस 1, और PCl5 का तो जीरो रहा होगा क्योंकि वो उस समय फॉर्म नहीं हुआ होगा। तो इनिशियल प्रेशर, टोटल इनिशियल प्रेशर, तो अगर इनिशियल प्रेशर की हम बात करें तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1.33 प्लस 1 यानी कि 2.33 प्लस Cl2 का भी कितना है 2.33 यानी कि 4.66 atm। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, at 773 Kelvin the equilibrium constant for the reaction nitrogen and hydrogen form ammonia is this। तो ये आपको वैल्यू दी है, आपको पता करनी है Kp की वैल्यू। तो ये बड़ा सिंपल सा है, रिएक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन से हमको पहले सबसे पहले हमको पता करना है डेल्टा एन। तो डेल्टा एन कितना होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू होता है दैट इज कंसंट्रेशन, जो कोफिशिएंट है प्रोडक्ट के, दैट इज 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 3 है, तो यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 3 यानी कि -2 डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। और अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो Kp इक्वल टू होता है Kc इंटू आर टी होल रेस्ट पर डेल्टा एन। और अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 6.02 इंटू 10 रेस्ट पावर -2 इंटू आर की वैल्यू भी हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लीटर में दिया हुआ है तो हम आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू को हम पुट करते हैं 0.0821 ताकि हमको प्रेशर जो है एटीएम में ही मिले, इंटू 773 आपको केल्विन प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, रेस्ट फॉर -2, डेल्टा एन की वैल्यू -2 है। तो ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप आराम से कैलकुलेट करते रहिए। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 रेस्ट पावर -5 पर एटीएम स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केपी फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू दी है आपको, केपी इक्वल टू दिया हुआ है 49, करेक्ट। तो अगली जो रिएक्शन है इसके लिए हमको Kp की वैल्यू निकालनी है, तो मान लेते हैं उसको K डैश पी मान लेते हैं। तो K डैश पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है, आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, तो वहां पे क्या हो जाता है दैट इज इक्वल टू 1/Kp, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और दूसरा रिएक्शन को हाफ भी कर लिया, तो आपको पता है जब भी रिएक्शन को हाफ करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो बस ये डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 49 का होता है 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इन द इक्विलिब्रियम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म CaO प्लस CO2। आपको दिख रहा है द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना दिया हुआ है आपको, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी यानी कि Kp की वैल्यू, Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज प्रेशर ऑफ CO2। और यहाँ पे देखिए क्योंकि बाकी कुछ है नहीं, ये सॉलिड है CaO और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, तो बाकी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, तो Kp की वैल्यू किसके बराबर होगी दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर, यानी कि 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर 4 पास्कल। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, determine the concentration of CO2 which will be in equilibrium with 2.5 into 10 raised power minus 2 mole per liter CO at 100 डिग्री सेल्सियस फॉर रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी हुई है, Kc आपको दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए FeO और Fe दोनों सॉलिड हैं, तो सॉलिड के लिए हम सॉलिड को काउंट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो Kc की वैल्यू होगी, Kc 5 दिया हुआ आपको, तो Kc इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट फॉर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि देखिए सॉलिड को नहीं लेंगे हम, सॉलिड का कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, तो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO। अब Kc की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, Kc की वैल्यू आपको दी है दैट इज 5 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आपको कैलकुलेट करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO आपको दिया हुआ है, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻²। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मिल गया हमें यहाँ से, दैट इज 5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻², और इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 0.125 मोल पर लीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको जो कंसंट्रेशन चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो होगा 0.125 मोल पर लीटर। तो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, इन अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन 6.34 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4.02 मोल्स ऑफ iodine are found to be in equilibrium with 42.85 moles of hydrogen iodide in a vessel। तो सबसे पहले 2 लीटर वेसल हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, एक रिएक्शन लिखनी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन, करेक्ट, ये भी गैस होती है, प्लस आयोडीन जो है ये वेपर है, करेक्ट। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, करेक्ट। और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम जो के सी होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। और ये वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ HI कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी कि 42.85 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो नंबर ऑफ मोल्स दिया है 6.34, तो हो जाएगा 6.34 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इनटू, और आयोडीन का भी दिया हुआ है 4.02 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। वैसे 2 कैंसिल, होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर मत लिखिए क्योंकि इनका स्क्वायर नहीं है, इनकी जो पावर है वो 1 ही रहेगी। तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है ऑलरेडी, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, आप कैलकुलेट कीजिए, दिस इज 70.042, ये वैल्यू आ रही है आपको केसी की। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन 50% डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट 500 केल्विन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि जो प्रेशर चाहिए वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 3 टाइम्स होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम डिसोसिएट करते हैं PCl5 को, तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से, PCl5 फॉर्म करेगा PCl3 प्लस पी नहीं Cl2, क्लोरीन गैस, और PCl3 ये फॉर्म करता है, तो Cl2 ये फॉर्म करेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका, तो ये गैसेस फॉर्म होंगी। अब ये कह रहा है फॉर 50% डिसोसिएशन, 50% डिसोसिएशन यानी कि मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर, अगर इनिशियल प्रेशर 50% डिसोसिएशन है तो इनिशियल प्रेशर जो होगा, मान लेते हैं PCl5 का जो इनिशियल प्रेशर है वो P था, PCl3 और Cl2 उस समय फॉर्म नहीं हुआ था। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर वो कितना होना चाहिए, क्योंकि 50% जो है ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका है, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर 50% डिसोसिएट हुआ है तो वो उतना ही PCl3 और उतना ही Cl2 फॉर्म करेगा, यानी कि PCl3 का भी प्रेशर उतना ही हो जाएगा P/2, और Cl2 का भी उतना ही हो जाएगा P/2। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वो हो जाएगा P/2 PCl5 का प्रेशर प्लस Cl3 का पार्शियल प्रेशर प्लस Cl2 का पार्शियल प्रेशर, यानी कि P/2 प्लस P/2 प्लस P/2 हो जाएगा 3P/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे यही प्रूव करना है कि जो टोटल प्रेशर है वो Kp के 3 टाइम्स होगा। तो चलिए Kp कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का न्यूमरेटर में आएगा कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं आएगा क्योंकि मैं Kp की वैल्यू कर रहा हूँ, तो प्रेशर आएगा यहाँ पे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो ये कितना है, दैट इज P/2 इंटू P/2, सब P/2 ही है, डिवाइडेड बाय P/2। तो P/2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू P/2। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर
टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू 3p/2, यानी कि p/2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 kp। kp कितना आया है, p/2, तो p/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, kp लिख सकता हूँ। तो यही हमको प्रूव करना था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो kp के 3 टाइम्स होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 + B2 फॉर्म 2AB इज kp। आपको वैल्यू दी है, ये kp है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे इसको हम k डैश पी से डिनोट कर लेते हैं। तो k डैश पी क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या किया है आपने यहाँ पे, एक तो रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/kp, और दूसरा रिएक्शन को हाफ भी कर दिया, तो यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ kp। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। अ सॉल्यूशन इज फाउंड टू कंटेन 0.63 नाइट्रिक एसिड। अब आपको पता है नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हम पीएच कैलकुलेट करने के लिए नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड का HNO3 का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो HNO3 होता है। तो HNO3 के लिए मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो मॉलिक्यूलर मास होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 3 इंटू 16, यानी कि 48 प्लस 14 प्लस 1, ये हो गया 62 प्लस 1 63। नाउ हमको कंसंट्रेशन पता करना है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0.63 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है 63 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर 100 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही मोलैरिटी हो जाती है। तो ये हो रहा है आपका 0.01 अपॉन 0.1, यानी कि 0.1 आपका आंसर आ रहा है। और क्योंकि HNO3 जो है, HNO3 वो डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करता है, एक HNO3 का मॉलिक्यूल जो है वो एक H प्लस आयन और एक नाइट्रेट आयन फॉर्म करता है। तो अगर HNO3 का कंसंट्रेशन 0.1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1। क्यों, क्योंकि एक ही आयन ये फॉर्म करता है। तो दैट विल बी इक्वल टू पीएच। कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर, पीएच हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इसको आप लिख सकते हो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1, यानी कि 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 1। तो इसका पीएच कितना आ रहा है, 1। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, द वैल्यू ऑफ Kw इज दिस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको पता ही है कि H2O जो है वो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है H प्लस प्लस OH माइनस आयन। तो मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं वो कितने हैं, मान लेते हैं उसका जो कंसंट्रेशन है वो x है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion, करेक्ट। ये हो जाएगा x इंटू एक्स, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं KW। KW की वैल्यू क्या होती है, यही होती है। तो वो दिया हुआ है आपको 9.55 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या है x, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन भी क्या है x, तो x इंटू एक्स। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.55 इंटू 10⁻⁻14। तो x की जो वैल्यू है, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आपको दिया हुआ है या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आपको दिया हुआ है, दैट इज 3.09 इंटू 10⁻⁻14, करेक्ट। यानी कि आपको मिल गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट इज 3.09 इंटू 10⁻⁻14। तो अब आपको क्या चाहिए, पीएच पता करना है। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 3.09 इंटू 10⁻⁻14, नहीं यहाँ पे -7 आएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे -7 आएगा, ना कि -14, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 3.09 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ रहा है आपका 6.51। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl टू बी डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन सो दैट पीएच इक्वल टू इतना। तो आपको पीएच दिया हुआ है, आपको HCl का मास कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम पहले कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता ही है जो पीएच इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1.301, और पीएच यानी कि
नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आपको पता है दैट इज 1.301। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू माइनस 1.301। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, किसका एंटी लॉग हो जाएगा, -1.301। तो यहाँ से आपको मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बड़े ही इजीली, बहुत आसानी से आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल जाएगा यहाँ से, और वो मिलता है आपको 0.048, लगभग 0.048 मिल रहा है। और अब हमको क्या पता चल गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आपको पता है कि जो HCl है, HCl डिसॉल्व होके क्या फॉर्म करता है, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इतना है तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl भी उतना ही रहा होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.048 मोल पर लीटर। तो हर लीटर में, पर लीटर बोला है तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू इन पर लीटर, पर लीटर करेक्ट, पर लीटर वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.048। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl पर लीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 0.048 इंटू मोलर मास, क्योंकि मास इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है HCl का, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो हो जाएगा 36.5। तो 36.5 इंटू 0.048, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1.752 ग्राम। तो आई होप कि आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.0005 मोलर H2SO4। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। H2SO4 को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म करेगा 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन। तो अगर मैं सीधा इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, हम ये मानते हैं क्योंकि H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है H2SO4 का इतना दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि ये पे डबल है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल दो H प्लस आयन फॉर्म करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा H2SO4 के कंसंट्रेशन के, यानी कि 0.0005, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.001 मोलर। और अब हमको पीएच कैलकुलेट करना है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, बार बार वही चीज हमको दी जा रही है, तो नेगेटिव लॉग हो जाएगा 0.001 का, तो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3। तो पीएच कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 3 हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 0.1 normal HCl and 9.9 ml of 1 normal NaOH solution। तो अगर हम एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम HCl और NaOH को मिक्स करेंगे तो ये क्या फॉर्म करने जाएगा, ये फॉर्म करेगा H2O प्लस NaCl, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, डिसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमको ये देखना है कि कितना डिसोसिएट होगा। तो देखिए, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है, इसकी जो नॉर्मेलिटी है HCl की, उसको हम N1 से डिनोट कर लेते हैं, और इसकी जो नॉर्मेलिटी है उसको N2 से डिनोट कर लेते हैं, करेक्ट। तो हम, आपको पता है N इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम N1V1 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम N1V1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो N1V1 यानी कि नंबर ऑफ मोल, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl दैट इज 0.1 इंटू वॉल्यूम, ये V1 आपको दिया हुआ है 100, तो ये हो जाएगा आपका 10। इसी तरीके से N2V2 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH दैट इज 1 इंटू वॉल्यूम दैट इज 9.9, तो दैट इज इक्वल टू 9.9 ही आ रहा है। तो अब देखिए इसका जो नॉर्मल N1V1 है वो 10 है, और इसका 9.9 है, तो N इंटू वी ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9.9, करेक्ट।
दैट इज इक्वल टू, और जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यानी कि एन इंटू वी इक्वल टू आपको दिया हुआ है एन इंटू वी, तो एन इंटू वी जो आ रहा है एन वी इज इक्वल टू 0.1। तो आपको जो एन कैलकुलेट करना है दैट इज 0.1 अपॉन वी, और वी क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो एन नॉर्मेलिटी जो आ रही है सॉल्यूशन की दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल कितना हो रहा है 100 ml इसका था और 9.9 इसका था, तो 100 प्लस 9.9 यानी कि 109.9, तो 0.1 बाय 109.9। तो जो नॉर्मेलिटी आ रही है सॉल्यूशन की दैट इज इक्वल टू, और वो भी किसकी आ रही है एच N1V1 माइनस N2V2, क्योंकि N1V1 ज्यादा है तो ये कंसंट्रेशन आपको किसका मिलेगा H प्लस आयन का, क्योंकि OH माइनस आयन को क्या कर लेगा न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये जो नॉर्मेलिटी आ रही है वो आपको मिल रहा है लगभग 9.09 इंटू 10⁻⁴, तो यानी कि आपको ये कंसंट्रेशन मिल गया H प्लस आयन का, दैट इज 9.09 इंटू 10⁻⁴। और अब आपको क्या पता करना है पीएच पता करना है, तो पीएच कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए 9.09 इंटू 10⁻⁴, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.04। तो ये पीएच आ रहा है आपका लगभग 3.04। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, ये भी देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे नेगेटिव लॉग, ये 0 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा इसका पीएच, और आपको पता है कि जो 8 आएगा पीएच ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HCl का सॉल्यूशन है तो पीएच तो 7 से कम आना चाहिए क्योंकि एसिड है। तो यहाँ पे हम गड़बड़ क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है H प्लस और OH माइनस आयन, करेक्ट, और जो न्यूट्रल वाटर होता है उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷। कितना होता है 10⁻⁷। और जो HCl है जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये भी फॉर्म करेगा H प्लस और Cl माइनस आयन, इसमें कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁸। अब इन जनरल जो सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे आपको दिया है कि 10⁻⁻² या 0.001 मोलर सॉल्यूशन जो है वो 10⁻⁷ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए इस जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रल वाटर में H प्लस आयंस का, उनको हम सारे क्वेश्चंस में नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है एसिड से जो मिल रहा है वो 10⁻⁸ है, जो कि न्यूट्रल वाटर से भी कम है, तो इसलिए जो न्यूट्रल वाटर में H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸। तो आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷, कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻8 -7 10⁻⁷। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने H2O के H प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे HCl से जो कंसंट्रेशन मिल रहा है बहुत कम है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो इस केस में, तो ये चीज ध्यान रखोगे आप, और अब यहाँ से आप पीएच कैलकुलेट कर लोगे, अदरवाइज आपका पीएच हमेशा गलत ही आएगा क्योंकि वो 7 से ज्यादा आएगा। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 + 1 इंटू 10⁻⁷, और इसकी जो वैल्यू आती है अब आपके पास दैट इज इक्वल टू 6.96 के आसपास आती है। तो अब आपका पीएच सही आ रहा है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है, कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर KCN सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, Ka फॉर HCN इज दिस। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम कैसे इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर, करेक्ट, 0.1 मोलर। दूसरा क्या दिया हुआ है Ka फॉर HCN, Ka फॉर HCN कितना दिया हुआ है दैट इज 6.2 इंटू 10⁻⁻²। अब हम एक काम करते हैं, तो हमको रिलेशनशिप ऑलरेडी सारी पता है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बोला गया है हमको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है, यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी कि KH की वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है KH की जो वैल्यू होती है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू KW डिवाइडेड बाय Ka। तो Ka
इंटू के एच के डब्ल्यू होता है, तो यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 10⁻⁻10 था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 6.2 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से आपको के एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आप कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5। ये आपको के एच की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मिल गई। बहुत आसानी से आपको यहाँ पे के एच की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये तो बड़ा आसान है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होती है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एच डिवाइडेड बाई सी। करेक्ट, तो ये आपको डायरेक्ट ये भी मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ के एच कितना दिया हुआ है आपको? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय सी। कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपको, जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1। तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 1.269 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी आपको पता चल गया। और इन दी एंड आपको क्या पता करना है? पीएच पता करना है। तो पीएच पता करना बड़ा आसान है आपके लिए। पीएच का भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू पी के ए प्लस लॉग सी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है। तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 6.2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ सी कितना दिया आपको? 0.1 कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपको। दैट इज 7 प्लस हाफ ऑफ, ये वैल्यू आ रही है 9.2 और ये वैल्यू आ रही है -1। तो 9.2 -1 यानी कि 8.2। तो दैट इज 7 प्लस 8.2 का हाफ 4.1। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 11.1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, calculate the pH of 0.1 molar solution of NH4CN given that Ka for HCN is this, Kb for NH3 is this। तो आपको पता है कि जो pH कैलकुलेट हम करते हैं तो pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 7 प्लस हाफ इंटू पी के ए माइनस पी के बी। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज 7 प्लस हाफ इंटू पी के ए। देखिए पी के ए कितना आपको दिया हुआ है? के ए फॉर एच सी एन। तो दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। पी के ए का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के, यानी कि 6.2 इंटू 10⁻⁻10 माइनस पी के बी यानी कि इसका भी नेगेटिव लॉग, तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 7 प्लस हाफ ऑफ, अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ फिर से, दैट इज 9.2। करेक्ट, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, दैट इज -4.7। तो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 9.25 लगभग आ रही है। तो जो पीएच आ रहा है वो 9.25 आ रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द solubility product of AgCl in water is 1.5 into 10⁻⁻10। कैलकुलेट द solubility in 0.01 मोलर NaCl। तो देखिए NaCl को जब आप डिसॉल्व करते हो तो NaCl को डिसॉल्व करोगे तो NaCl तो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, प्लस Cl माइनस आयन। तो यानी कि Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन उतना ही होगा जितना Na प्लस का होगा, यानी कि 0.01 इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। करेक्ट। तो लेट मान लेते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, वो मान लेते हैं Bs। तो यहाँ पे जो AgCl है वो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस आयन। करेक्ट। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो Ag प्लस कितना बनेगा? S ही बनेगा, और Cl माइनस आयन भी S ही बनेगा। नाउ अब आपको पता है कि जो KSP है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना मिल रहा है हमको? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मिल रहा है आपको S, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन कितना मिल रहा है? इक्वल टू
S प्लस 0.01। अब आप बोलोगे S प्लस 0.01 कहाँ से आया? देखिए, क्योंकि NaCl भी है तो NaCl में भी तो Cl माइनस आयन है, और जब आपने AgCl को डिसॉल्व किया तो इसमें भी Cl माइनस आयन है, तो इसमें था S और इसमें था 0.01, तो टोटल जो कंसंट्रेशन है S प्लस 0.01 हो गया। अब आप KSP वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो KSP इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, क्योंकि AgCl के लिए दिया है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, वहां से हमको S की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि KSP की वैल्यू हमको दी है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है, दैट इज S, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन दैट इज S प्लस 0.01। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, तो यहाँ पे S plus, because S is very smaller as compared to 0.01, तो हम कह सकते हैं कि S plus 0.01 is almost equal to 0.01, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि 1.5 into 10⁻⁻10 is equal to S into S plus 0. यहाँ पे S को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा S into 0.01, तो यहाँ से डायरेक्ट S की वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन आपके लिए काफी लेंदी हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 into 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.01, तो यहाँ पे जो S की वैल्यू आएगी दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर, तो जो सॉलिबिलिटी आएगी वो लगभग 1.5 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर के बराबर आएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। और अब हम पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है गिवन दैट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज दिस, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का दिया, विल द प्रेसिपिटेट बी फॉर्म्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दिस बेरियम क्लोराइड एंड दिस Na2SO4 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि जो बेरियम क्लोराइड है, तो आपको पता है बेरियम क्लोराइड जो है तो वो बेरियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा, तो BaCl2 विल फॉर्म Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस आयन, करेक्ट। और यहाँ पे Na2SO4 जो है, Na2SO4 क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 फॉर्म करेगा 2Na प्लस आयन और साथ में सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम इनके वॉल्यूम्स को मिक्स करेंगे, इक्वल वॉल्यूम्स को, तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻³ से 1 इंटू 10⁻³ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ अगर ये पूरा डिजोल्व होगा तो BaCl2 का कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ और इसका भी 1 इंटू 10⁻³, यानी कि ये हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻⁴ था तो ये रह जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो 1 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन का चेक करना है कितना आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, तो देखिए बेरियम आयन कहाँ था, BaCl2 से आया था, तो कितना आ रहा है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻3, क्लियर। और सल्फेट आयन कहाँ से आ रहा था, सोडियम सल्फेट से, वो कितना आ रहा है, 1 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷। नाउ दैट इज 1 इंटू 10⁻⁷ इज ग्रेटर देन KSP। देखो KSP कितना दिया हुआ था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज 10⁻⁻10, तो KSP से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, precipitate will be formed, precipitate will be formed, यहाँ पे precipitate बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे आप precipitate को बनने से नहीं रोक सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे भी precipitate बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए केस सेम है, यहाँ पे भी BaCl2, तो मैं यहाँ पे सीधा कर सकता हूँ कि BaCl2 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁸ BaCl2 का कंसंट्रेशन है, तो जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयन कितना मिलेगा यहाँ से, अपॉन 2, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयन विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁸ मोलर, करेक्ट। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻3। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, क्योंकि बेरियम सल्फेट के लिए दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3, और इसकी जो वैल्यू आ रही है
that is equal to 1 into 10 raised power minus 11. Now this is 1 into 10 raised power minus 11 is less than KSP, यानी कि पूरा डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि अभी वैल्यू KSP से कम है, ये KSP से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर KSP से ज्यादा हुई तो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, प्रिसिपिटेट विल नॉट बी फॉर्म, प्रिसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। ओके तो प्रिसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम कमेंट्स कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।